मेरे प्यारे दोस्तों। और आज जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं आज आपको कुछ आंदोलन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आंदोलन में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जब अंग्रेज़ भारत में प्रवेश कर चुके थे और उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से अंग्रेज़ भारत में प्रवेश कर चुके थे और उनसे लड़ने के लिए हम सब भारतीयों ने मिल करके किस तरीके से उन्हें खदेड़ा, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और किस तरीके से अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि नहीं, ये भारतीय हमसे बहुत बड़े वाले हैं और ये हमको भगा कर ये मानेंगे। तो कुछ आंदोलन की बात करते हैं। अगर आंदोलन शायद ये ना होते तो शायद ये अंग्रेज़ आज हमारे सरजमी से इतनी जल्दी ना जाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं और आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा हुआ नील आंदोलन। क्या लिखा है? नील विद्रोह। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज नील विद्रोह की, और नील विद्रोह क्या था इस चीज़ को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यह है क्या, बशर्ते यह है क्या, मैं आपको बता दूँ पहले से ही इसमें लिखा क्या है। थोड़ा अगर पहले से बता दूंगा तो शायद आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी होगा, ऐसा मेरा मानना। तो इसमें लिखा हुआ नील विद्रोह था कि मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या था कि नील विद्रोह क्यों हुआ भाई? होता क्या कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज शासन था और हमारे भारत देश में वही 1800 आपका 40 और 50-60 के बीच में, 50-60 के बीच की बात करूँ, ठीक है, तो उस समय क्या था, अंग्रेज़ जो थे हमारे बंगाल की अगर बात करूँ, बंगाल स्पेशली मैं बंगाल की बात करना चाहूँगा, जो कि हमारे पूर्वी भारत में है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में है। अगर मैं भारत की नक्शे की बात करूँगा तो बंगाल जो पश्चिम बंगाल मिलता है बगल में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हैं कि बंगाल में उस समय चल क्या रहा था, उस समय बंगाल की कंडीशन क्या थी। उस समय था ये कि किसान भाई जो थे मेरे, वो सब अपनी खेती करते थे। तो हुआ क्या कि उस समय क्या हुआ कि विदेशों से अंग्रेज़ों पर एक दबाव आया, या ये कह सकते हैं कि विदेशी जो नागरिक थे वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों से कहा होगा कि भाई साहब ऐसा करिए, आप नील का उत्पादन कराइए अपने भारत जहाँ आप शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नील का उत्पादन करेंगे। ठीक है, और उनको कहा गया कि मैं आपको ज़्यादा पैसा दूंगा और आप किसानों से नील का उत्पादन कराइए और हमें आप भेजिए। ठीक है, आप वो निर्यात करिए माल को भारत से दूसरे देश में मेरी इधर। तो हुआ क्या कि भाई अंग्रेज़ों को लाभ समझ में आया उसमें, तो उन्होंने क्या किया कि अब किसानों से, अब चूँकि ज़मीन लेना था उनको, तो उन्होंने नियम क्या बनाए कि किसानों को कर्ज देना शुरू कर दिया। अब किसान पैसे के लालच में आ गया, पढ़ा लिखा था नहीं, इतना शिक्षित तो था नहीं, वो जानता नहीं था कि होगा क्या। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों से पैसे ले लिया। ठीक है, जब अंग्रेज़ों से पैसे ले लिए तो अंग्रेज़ों ने उन पर दबाव डालना शुरू किया कि आप लोग मेरा कर्ज वापस कीजिए, जो आपने लोन लिया है, आप मेरे पैसे को वापस कीजिए। अब उनके पास समस्या थी कि भाई पैसा वापस कैसे करें, पैसा तो खर्च हो चुका है खेती किसानी में। ठीक है, उत्पादन हो नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि नील खेती करो, नील खेती करोगे तो तुम्हें कर्ज कम देना पड़ेगा। ठीक, इससे कुछ कहानी हुई थी। तो किसानों ने कहा ठीक है भैया, तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जब नील का उत्पादन हुआ, अंग्रेज़ों ने बेचा तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट समझ में आया। ठीक है, तो उन्होंने किसानों को जोर करना शुरू कर दिया कि पूरी खेती जितनी भी है उस सब में नील पैदा करो, मतलब किसी भी खेती में और कुछ उत्पादन नहीं होगा सिवाय नील के। अब बड़ी समस्या किसानों के सामने भाई कि यार चावल उत्पादन, गेहूँ कहाँ से खाया जाएगा, क्या नीलें पी जाएगी क्या। ठीक है, तो होता क्या था कि भाई नील का खरीदेंगे। अब अंग्रेज़ क्या करते थे, किसानों से सस्ते दामों में नील खरीदते थे। ठीक है भाई, सस्ते दामों खरीद करके वो महंगा बेचते थे, इनको पैसा कम देते थे। ठीक है, तो कुछ किसानों ने क्या किया, एक संगठन बनाया और उन्होंने अंग्रेज़ों से बात कही कि भाई ऐसा मत करिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब भाई जो कुछ समझदार थे, कुछ ज़्यादा पैसे वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि लो अपना पैसा जो हमने कर्जा दिया था और अपना पैसा ले लीजिए और हमारी खेती हमें करने दीजिए। तो किसानों ने, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके घर वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, किडनैप करना शुरू कर दिया। तो इन सब घटनाओं को लेकर के एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसको बोलते हैं नील विद्रोह आंदोलन, जो कि बंगाल में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए, वही स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो चलते मैंने पढ़ देता हूँ मैं उसको। लिखा हुआ कि 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर के भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, जैसे कि यथा मतलब जैसे नील आंदोलन हुआ, पवाना आंदोलन हुआ। ठीक है, नील आंदोलन हुआ आपका, ठीक है, नील आंदोलन हुआ, पाबना आंदोलन हुआ और आपका दक्कन विद्रोह हुआ।
किसान सभा आंदोलन हुए, एका आंदोलन हुए, मोपला विद्रोह हुआ, बारदोली सत्याग्रह भी हुआ, आपने सुना होगा, तेभाग आंदोलन हुआ, तेलंगाना आंदोलन हुआ, ठीक है। इनमें से ये सब आंदोलन हुए, छोटे छोटे आंदोलन थे। इनमें से एक बड़ा आंदोलन उभर कर जो सामने आया वो हमारा था नील विद्रोह, नील आंदोलन, ठीक है। हुआ क्या कि 1800 आपका अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 1800 चलिए हाँ 1859 लेकर 1860 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। मैं बता चुका मैं, किसानों का अंग्रेज शासन के विरुद्ध पहला संगठित आंदोलन था, बहुत ही बड़ा आंदोलन था, जुझारू आंदोलन था। उसमें होता क्या था कि भाई जो विदेशी कंपनियां थी, ठीक है, और दरअसल जो यूरोपीय कंपनियां थी, और हाँ दरअसल हुआ क्या कि दरअसल यूरोपीय बाज़ारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादन जबरन, ठीक है, जबरन आपका ये हुआ, और ये जबरन किया गया, ठीक है, और करवा रहे थे वे किसानों से जबरन करवा रहे थे खेती, और वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठा करके उनसे थोड़े पैसों में कराकर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे तो नील उत्पादन उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करके जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। देखा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख चुके होंगे, यही सब चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत पहले से, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब क्या हुआ है देखिए, अगला आंदोलन लिखा हुआ आपका लिखा हुआ 1857 का आंदोलन, ठीक है। 1857 आप सभी जानते होंगे बहुत ही फेमस आंदोलन रहा, और भारत की पटकथा को बदलने का सबसे बड़ा यहाँ से चरम सीमा उत्पन्न हुई, यहीं से हर कहानियाँ का जन्म हुआ, और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1857 का विद्रोह है। आप जानते हैं, सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया था वो मंगल पांडे थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मंगल पांडे ही अकेले इस चीज़ को झेल सकते हैं, नहीं। मंगल पांडे के अलावा उनके कुछ साथी थे और हमारे कुछ मातृभूमि में पलने वाले भाई और बंधु थे। हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आंदोलन बंगाल में ही हुआ था, बंगाल के बैरकपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैरकपुर बंगाल में ही पड़ता है, और वहाँ पर एक बैरकपुर छावनी है। वहाँ पर हुआ क्या कि ये मंगल पांडे क्या कर रहा था, वो सेना में भर्ती था। उस सेना का नाम था, उसकी रेजिमेंट होती, उसका नंबर था 34वीं पैदल सेना थी, देसी, अपने भारत देश की थी, ठीक है। 34वीं देसी पैदल रेजिमेंट था। हुआ क्या, इसमें मंगल पांडे था। इसको क्या किया गया कि भाई कारतूस वहाँ बनते थे, कारतूस बन कर के उनको फायरिंग करने के लिए टेस्ट करना पड़ता था, तो मंगल पांडे को दिया गया। मंगल पांडे ने देख लिया था पहले से ही कि तो कारतूस हमारी गायों की खाल की चर्बी से बन रहा है, जो हिंदू के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मंगल पांडे ने फायर करने से मना कर दिया। इसलिए मंगल पांडे ने इसकी शिकायत सार्जेंट से की, सार्जेंट नहीं माना। सार्जेंट को मंगल पांडे ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी, सार्जेंट को मार दिया उस गोली से। बात समझ रहे हो? मतलब उसको मना किया कि नहीं, इसको नहीं बनाना, लेकिन वो नहीं माना, और उसने, मंगल पांडे ने, एक अमेरिकी सैनिक सार्जेंट होता था, उसको एक अधिकारी रैंक का होता था व्यक्ति, उसको उसने मार दिया मंगल पांडे ने। तो हुआ क्या भाई, अकेले मंगल पांडे पड़ गया। तो उसको हुआ क्या कि बात करना है 29 मार्च की। कब की मार्च है? 29 मार्च की घटना है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि अब हुआ क्या कि भाई अब सब सैनिक एक साथ हो गए और अंग्रेज़ों का उन्होंने विद्रोह किया कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरीके से ये घटना चली, और होते करते अब मंगल पांडे को चूँकि अब दबाव ज़्यादा हो चुका था, उसने एक हत्या कर दी थी, इसलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। इस तरीके से ये आंदोलन उभर कर सामने आता है। एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, एक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा था। पूरे देश के कई क्षेत्रों में जितनी भी छावनियाँ थीं वहाँ पर ये आंदोलन शुरू हो चुका था। जितनी भी आर्मी रेजिमेंट के थे वहाँ सब आंदोलन शुरू हो चुका था। सबको पता चल चुका था कि जो कारतूस हैं वो आपके गायों की खाल से बनाए जा रहे हैं, जानवरों की खालों से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इनका यूज किया जा रहा है।
इस तरीके से ये आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन था और ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है और प्रथम आंदोलन माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे ही जो विषय मैंने आपको बताया वो सब बातें इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखा सकता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ देता हूँ साथ में लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 का विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, याद रखिए इसको। ब्रिटिश शासन विद्रोह एक सतत विद्रोह था। ये विद्रोह कई क्षेत्रों में चला, 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पड़ों और आगजनी से हुआ, मतलब वही आग लगा देते थे। आगे चलकर इसे बड़ा रूप ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। और हम कह सकते हैं कि 29 मार्च को, कब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, यह स्थान याद रखिए, बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, ठीक है। और एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, मैं उसको सलाम करता हूँ, तहरीर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ने अपने सार्जेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को, चूँकि इसने बड़ा काम कर दिया था और चूँकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी तो इसको बचना बहुत ही नामुमकिन था। 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ये किस बटालियन का था, ये जो बटालियन थी वो 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट थी और उसको भी भंग कर दिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला, इसको आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1857 का विद्रोह, ठीक है। चलिए अगला विद्रोह हम लोग बात करना चाहेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला यहाँ पर लिखा हुआ जलियांवाला बाग कांड। देखो बहुत ही बड़ा और फेमस कांड है ये। इसको पढ़ने से हम लोगों को सिर्फ एक सीख मिलती है कि किस तरीके से हमें किसी भी काम को करना होगा। अगर दुश्मन हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और हमें पता है कि वो दुश्मन भीड़ के इलाकों में काम कर सकता है, तो उस चीज़ को हमें समझना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड से हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। कभी भी अगर हमारी दुश्मनी बढ़ चुकी है तो हमें कहीं भी निहत्थे नहीं जाना चाहिए और हमें अपने साथियों के साथ कहीं जाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। अगर आप इसका जलियांवाला बाग कांड का पूरा हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी पुस्तक से या आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी लोकेशन बताने का प्रयास करूँगा और क्योंकि हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा मैं बातें इसमें नहीं करना चाहता, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो हम लोग चलते, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई थी। इसमें एक अपना भारत का ही एक आपका सैनिक कह सकते हैं या कह सकते हैं एक दूत था जो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। उसने सब बता दी बातें उस अंग्रेज़ को कि सर जितने भी लोग हैं, अमृतसर के एक स्वर्ण मंदिर के पास जो एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, उसमें सब लोग जा रहे हैं, वहाँ मेला लगा हुआ है और आप जाइए और वहाँ पर लोगों को गोली से मार दीजिए या कुछ भी जो करना आप करिए। तो उस समय वो भारतीय ही था, एक भारतीय ही आदमी था जिसने ये सब बातें, पूरी गुप्तचर बातें उस अंग्रेज़ को बताई, जिसका नाम था एडवर्ड डायर, ठीक है। उसका नाम था एडवर्ड डायर, बात समझ रहे हैं आप। उसको बताई, या हम ये कह सकते हैं अगर और डीप की बात करें तो उसको नहीं बताई थी, जबकि एक इंस्पेक्टर था वहाँ का, ठीक है, अंग्रेजी इंस्पेक्टर था, उसको बताई थी वो बातें। वास्तव में उस इंस्पेक्टर ने इसको आदेश दिया एडवर्ड डायर के नेतृत्व में, ठीक है। ऐसी कोई घटना थी और इसको आप समझने के लिए बहुत ही बड़ा इतिहास है, इसका आप समझ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा समय आपको व्यक्त नहीं करूँगा। तो अब मैं यह घटना है 13 अप्रैल 1919 की, जब जलियांवाला बाग कांड में, जब जलियांवाला बाग में सभी जितने भी पंजाब के लोग थे या स्वर्ण मंदिर के आसपास जितने भी लोग रहते थे, सभी के सभी गए हुए थे घूमने। मेला लगा हुआ था उस दिन और जलियांवाला बाग कांड में वहाँ पर सब विश्राम करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर बच्चों के साथ घूम रहे थे। तभी एडवर्ड डायर, एक एडवर्ड डायर है, एक जनरल ओडायर है, ठीक है। दोनों अंतर हैं, जो 2 डायर हैं, एक एडवर्ड डायर है, एक जनरल ओडायर है। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं एडवर्ड डायर की, ठीक है। तो एडवर्ड डायर ने आदेश दिया अपने अमेरिकी सैनिकों को, अंग्रेजी सैनिकों को कि जाओ जितने भी सैनिक हैं इनको गोली से उड़ा दो। एडवर्ड डायर वहाँ पर मौजूद था, पूरी सैनिक सभी लोग मेले में थे, पार्क में थे, पार्क की तरफ चारों दीवारें थीं, उन दीवारों के अंदर एक
व्यक्ति था जिसका नाम था ऊधम सिंह, वो पानी परोस रहा था। क्योंकि ऊधम सिंह की कहानी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो ऊधम सिंह की भी कहानी इसमें साथ में आ जाती है, और ऊधम सिंह ने ही इसका बदला लिया था, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ऊधम सिंह भगत सिंह पक्के सलाही थे, दोस्त बन चुके थे, लेकिन भगत सिंह छोटे थे, ऊधम सिंह बड़े एज में थे। ठीक है, समझदार भी थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऊधम सिंह ने बदला लिया, ब्रिटेन में गए थे वो बदला लेने के लिए, इसको मारने गए थे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। तो हुआ क्या कि 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फ़ौज ने गोली चला दी और जितने भी लोग वहाँ थे सब मारे गए। इस तरीके से जलियांवाला बाग कांड हमें एक दुखदायी घटना का संदेश देता है और एक सीख भी देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसकी तारीख को याद रखिए, बस यहाँ पर कहने का मतलब आपका यही है, और सीख याद रखिए। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं कौन सा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ असहयोग आंदोलन, और मैं आज बात करूंगा असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इसके बारे में डिटेल से। आपने जैसे पढ़ा जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो 13 की घटना थी, 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस घटना की वजह से, जलियांवाला बाग कांड घटना की वजह से एक महात्मा गांधी थे, उनका नाम आपने सुना होगा। अब ज़्यादा बारे में बात नहीं करना चाहता, बस थोड़ी सी आपको बता दूँ कि महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने जलियांवाला बाग कांड को देखा और समझा। इससे उन्होंने एक सीख ली। क्या सीख ली? सीख लेना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा कांड था जलियांवाला बाग कांड। सीख इन्होंने ये ली कि जो अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं हमारे भारत देश में, जिनकी हुकूमत करने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके से अगर भारत देश में हुकूमत बनी रही तो भारतीय नागरिकों को इतने कष्टों का सामना करना पड़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हमारा भारत देश में जितने भी नागरिक होंगे वो अपनी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। इस ध्यान को रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी और उनके समस्त मित्रगणों ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें बता दिया जाए कि अंग्रेज़ों को कि आप हमारे देश से हुकूमत मत कीजिए, हम हुकूमत कर सकते हैं, अपने भारत देश को हम चला सकते हैं, आपकी में कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस आंदोलन का नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। हमें किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था, 2 वर्षों तक चला था, लेकिन अंततः सफल भी रहा, क्योंकि इस आंदोलन के बाद चूँकि बंद कर दिया गया था, चूँकि घटना हुई थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड एक घटना हो गई थी, चौरी चौरा कांड एक घटना हो जाने की वजह से, जिसमें से अब मैं आपको आगे बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, उस कांड की वजह से, उस घटना की वजह से इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेज़ों पर पड़ा। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को समझा कि नहीं, भारतीय कुछ हद तक सही भी हैं और हमें कुछ इनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कुछ सीखा भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बता दिया है, यही सी बातें इसी में लिखी हुई हैं, और इससे कुछ अलग भी लिखा हो सकता है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इस प्रयास करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ सितंबर 1920 से सितंबर 1922 तक महात्मा गांधी ने तथा उनके साथ एक पार्टी जुड़ी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। मैं आपको बता दूँ कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो सबसे पहले चलाया जा चुका था मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, और वही आंदोलन को कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसको एक गति मिली। जलियांवाला बाग नरसंहार, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, अभी बताया हाल ही में, सहित अनेक घटनाओं के बाद महात्मा गांधी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस तरीके से उनको न्याय नहीं करना चाहिए था, उन्हें गलत कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। देश में प्रशासनिक व्यवस्था व इसका प्रभाव भी पड़ा और यह आंदोलन अंत तक सफल भी रहा और इससे पदाधिकारी हिल गए। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक अगला और लास्ट आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इस वीडियो को विराम करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ, अपने दोस्तों वाला चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अगला आंदोलन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए अगला आंदोलन है चौरी चौरा कांड। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, चौरी चौरा कांड घटना हो गई थी आपकी 5 फरवरी 1922 को, यानी 22 से लाया था, यानी 1920 से लेकर 1922 तक तो चला था असहयोग आंदोलन, और इसको बंद करना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि घटना हुई थी चौरी चौरा कांड 22 में। ठीक
ठीक है। ये घटना थी 5 फरवरी 1922 को। हुआ क्या कि इस समय भारतीयों ने गुस्से में थे उस समय, ठीक है, और जो भारतीय थे गुस्से में थे, उन्होंने क्या किया कि एक चौकी थी अंग्रेज़ों की, उसको फूंक दिया, जला दिया, आग लगा दिया, आगजनी कर दी, आग के हवाले कर दिया। आगजनी का मतलब क्या होता है, आग के हवाले कर दिया, जिसमें से 25 यानी 20 से 25 पुलिसकर्मी थे, वो क्या हो गए, जलकर राख हो गए, ख़त्म हो गए, हड्डियाँ बची थी उनकी केवल बस। ये घटना बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत थी, और अंग्रेज़ हुकूमत होने की वजह से इतने भी पुलिसकर्मियों को मर जाना, अंग्रेज़ी सैनिकों का मर जाना, एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी विकास दुबे घटना थी, उस विकास दुबे में आपने देखा कि 8, 9, 10 पुलिसकर्मियों को मार देना गोली से, एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे पुलिस प्रशासन हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश, और एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, जो आपने देखा और समझा, उसको मैं बात नहीं यहाँ पर नहीं करना चाहता, लेकिन एक थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि किस तरीके के हालात उस समय रहे होंगे जब ये घटना हुई होगी। तो हुआ क्या, ठीक है, तो इसी घटना को दे दिया गया नाम चौरी चौरा कांड। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि, यहाँ पर लिखा हुआ है चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर मर गए थे, ठीक है। ये घटना यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिंदा गए थे, ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस घटना को चौरी चौरा कांड जाना, इसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और इसे वापस लिया गया। बात समझ आ गई। अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो चौरी चौरा कांड जिन्होंने किया था, कुछ लोगों के नाम अज्ञात में लिखाए गए थे। उन अज्ञात लोगों के खिलाफ एक हमारे बहुत ही अच्छे नेता थे मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय जी ने इसका मुकदमे को लड़ा भी और लोगों को बचाने का प्रयास किया, और सफलता भी उन्होंने पाई, ठीक है। इस तरीके से ये चौरी चौरा कांड की घटना हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं भाइयों। इस तरीके से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूर इसको आप दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें। और मैं तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। टेक केयर, जय हिंद।